तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, ठीक है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम जानेंगे हमारा ब्रेन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और हमारे अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम उन सारे कंट्रोल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, उन मूवमेंट्स को करने के लिए कौन कौन से मसल्स, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के काम में आते हैं। ठीक है, फिर यही सारी चीजें हम प्लांट में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर किस तरीके से चीजों का मतलब वहां पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उनकी जो हाइट बढ़ती है, ठीक है, उनके जो डैमेज रिपेयर होते हैं, ठीक है, या उनके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो कौन कौन सी चीजों के वजह से होता है। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोले तो नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। तो हमने पिछले चैप्टर में बच्चों ये पढ़ा कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, वो कितना जरूरी है हमारी लाइफ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करते रहने के लिए, सारे के सारे फंक्शन करते रहने के लिए। ठीक है, हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करते रहने के लिए सारे लाइफ प्रोसेस का होना और अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर अब तक हमें क्या पता था बच्चों कि अगर कोई चीज चल रही है, अगर कोई चीज चलती है तो हम क्या मान लेते थे, वो जिंदा है। तो इसका मतलब गाड़ी भी तो चलती है, तो क्या वो जिंदा है? नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा नोशन है, नोशन यानी कि मतलब हमारा जो मानना है, ठीक है, हमारा क्या मानना है, ठीक है, या दकियानुशी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो सोच होती है, ठीक है, कि कोई चीज चल रही है तो ही वो जिंदा है। ठीक है, ये सोच क्या है बच्चों, एक तरह से गलत है, क्योंकि कोई चीज अगर जिंदा है तो उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, रादर देन सिर्फ वो चलते हैं। ठीक है, चलने के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें करते हैं, चलने के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब अगर चलने से ही अगर सारी चीजें हम मानते हैं जिंदा है, तो पेड़ तो नहीं चलते, फिर भी हम उनको कंसीडर करते हैं लिविंग थिंग्स। क्या कंसीडर करते हैं? लिविंग थिंग्स कंसीडर करते हैं उनको। ठीक है, a seed germinate and grow and we can see the seedling moves over the course of few days. It puts the soil aside and come out, but if its growth were to stopped, this movement would not happen. ठीक है, अब देखो, जो प्लांट के अंदर जब बीज लगाते हैं, बीज से पौधा बनता है, तो बीज से जब पौधा बनता है तो वो जमीन के अंदर से निकल के आता है, अपनी साइड की जमीन जो मिट्टी है उसको हटा के एकदम ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। तो उसके अंदर भी जो ये ग्रोथ होती है, ये जो ग्रोथ होती है, अगर उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, मतलब ये ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर कोई मूवमेंट नहीं करता मतलब वो क्या है, अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा वो नॉन लिविंग है, कोई मूवमेंट कर रहा है वो क्या है, लिविंग है। तो इसका मतलब प्लांट तो लिविंग हुआ ना, क्योंकि उसमें भी तो मूवमेंट हो रही है, उसमें तो मूवमेंट हो रही है ना, ये सीड बड़ा हो रहा है, पेड़ बन रहा है, पौधा बन रहा है, पौधे से पेड़ बन रहा है, तो उसमें क्या है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्ड। ठीक है, बस में तो वो भी क्या है, एक तरह से लिविंग है। Some of movement as in many animals and some plants are not connected with their growth. But कुछ मूवमेंट जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल के, वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते, ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, a cat running, ठीक है, a cat running, children playing on swing, buffalo chewing curd, this movement are not caused by growth. ठीक है, जो हमने ये बातें करी कि एक बिल्ली दौड़ रही है, एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या एक भैंस जो है वो चबा रही है, खाने को, अपने खाने को चबा रही है, तो ये जो मूवमेंट होते हैं बच्चों, ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होते हैं क्या? नहीं, ये तो हमेशा होंगे, हाँ, ये तो एज के हिसाब से होंगे, होते रहेंगे ये मूवमेंट। तो क्या इनका ग्रोथ के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, है ना। फिर देखो, व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट इन विद लाइफ? तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि मूवमेंट्स को लाइफ के साथ जोड़ के देखते हैं? अगर मूवमेंट करता है तो लाइफ है, अगर मूवमेंट नहीं करता तो लाइफ नहीं है। ठीक है, फिर अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइफ, चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मूवमेंट से हमें यह पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में
चेंजेस को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, उसके अगल बगल जो भी चीजें हो रही हैं उसको किस तरीके से वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि अगर किसी में मूवमेंट हो रही है तो वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके अगल बगल की सारी चीजें बदल रही है। ठीक है, तो वो भी तो उसके साथ चेंज करेगा। ठीक है, बस नहीं तो उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसके सारे पत्ते हट जाते हैं। बट जैसे गर्मी का या बारिश का मौसम आता है उसके फिर पत्ते आ जाते हैं। तो उसमें भी तो मूवमेंट है, ये भी क्या है, एक तरह का मूवमेंट ही है। ठीक है, फिर देखो द कैट मे रनिंग बिकॉज इट सीन अ माउस। जो बिल्ली दौड़ रही थी शायद से ऐसा हो सकता है उसने चूहा देखा हो इसलिए दौड़ रही हो। ठीक है, फिर देखो हाँ, नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट ऑफ बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। ठीक है, और भी चीजें हैं। ये मतलब जो मूवमेंट हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसका हम फायदा उठा पाए, उसका हम क्या कर पाए, फायदा उठा पाए। ठीक है, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन फ्रॉम स्विंगिंग। ठीक है, मतलब बच्चे जो खेल रहे हैं उनको मजे के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, उनको मजा आ रहा है इसलिए खेल रहे हैं। हाँ, वैसे ही बफेलो जो खाना खा रही है, च्यूइंग कर रही है, वो क्या कर रही है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी इसलिए वो मूवमेंट कर रही है। तो हर एक मूवमेंट का अलग अलग रीजन हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि वो एक लाइफ के ही चेंज को दिखाए। ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से मूवमेंट होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से मूवमेंट होते हैं। जैसे तुम वहां पे बैठे हो, ठीक है, और बैठ के कॉपी में पेन लिख रहे हो, तो ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं लिखवा रहा हूं। तो ये तुम्हारे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से तुम मूवमेंट कर रहे हो ना। क्या हमेशा तुम लिखते रहोगे, नहीं। ठीक है, जिस मूवमेंट में तुम होगे वैसा मूवमेंट तुम करोगे। ठीक है, अगर खाना खा रहे होगे तो तुम्हारा हाथ का मूवमेंट होता रहेगा। क्या हमेशा हाथ का मूवमेंट होता रहेगा, नहीं। जब खाना खाओगे तभी मूवमेंट होगा ना। तो ये बोल रहा है कि हम मूवमेंट को लाइफ से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस में हो सकते हैं। बस समझ में आ गई। फिर देखो when bright light is focused on our eyes or when we touch hot object, we detect the change and respond to it with the movement in order to protect ourselves. ठीक है, कभी अचानक से धूप आंखों में बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई लैशेस जो होती हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कभी कोई गर्म चीज छू लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ फट से नीचे पीछे हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हॉट चीज को क्या करा है, टच करा है। ठीक है, तो मेरा जो मूवमेंट है वो किसके रिस्पॉन्स में बच्चों, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर आसपास कोई चीज बदलेगी ही नहीं तो मेरा मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। बस नहीं, हाँ, तो मेरा मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सोचें तो हमारे मूवमेंट अक्सर क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। हमारे मूवमेंट जो होते हैं अक्सर क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, है ना। बात समझ में। हाँ, फिर ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट होगा। जैसे धूप पड़ रही थी, आंखें बंद हो जाएंगी। किसी हॉट चीज पे हाथ रख दिया, हाथ पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ये तो फिक्स है ना। क्या अगर कोई चीज गर्म लग रही है तो पकड़ के रखोगे, नहीं रखोगे ना, हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ये हमारे जैसे हमें कोई भी चेंज मिलता है उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसने फीड कर रखा है कि ऐसा कंट्रोल आपको करना है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन आपको करना है। बस समझ में आ गई। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल होते हैं ना, या तो हमारे ब्रेन से होगा या तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होगा। ठीक है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना तो माइंड का कंट्रोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पाइनल कॉर्ड। बट जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो कंट्रोल होता है वो ज्यादा रहता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को गर्म कप का वो पकड़ा दो, ठीक है, वो फट से छोड़ देगा। बट अगर हमें गर्म लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा कोई जगह ढूंढेंगे जहां पर रखेंगे फिर हटाएंगे हाथ। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग बोल रहा है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। बट बचपन में हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है।
ठीक है, और वो फट से छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि वो काम कौन करवा रहा है उससे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बोला गर्म लग रहा है भाई जल्दी छोड़, तो उसे छोड़ देता है उसको, ठीक है, बस नहीं। तो इस तरीके से दो तरह का कंट्रोल होता है, दोनों कंट्रोल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल होते हैं वो कहां से होते हैं, या तो ब्रेन से या तो स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, इन केस ऑफ किसमें, एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लांट्स में ये जो कंट्रोल होते हैं ये अलग अलग चीजों के, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके वजह से होता है, ठीक है, बात समझ में। फिर देखो बच्चों, each हाँ, when we want to talk to our friend in class we whisper rather than shouting loudly, ठीक है। जब तुम्हें घुसपुस करनी होती है अपने दोस्तों के साथ, हाँ, तो कान में बोलते हैं ना खुसफुस करके, हाँ, किसी की बुराई करनी होती है, हाँ, तो कान में बोल देते हो, ठीक है, ताकि बाकी किसी को सुनाई। ऐसे चिल्ला के बोलते हो क्या, लड़कों का मैं समझ सकता, चिल्ला के बोल देंगे, लड़कियां तो घुसफुस करती रहती है। फिर देखो, क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट आर ट्रिगरिंग इट, मतलब कि हम कौन सा मूवमेंट करेंगे ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, बस नहीं, हम कौन सा मूवमेंट करेंगे वो किस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं, ठीक है। हम हर सिचुएशन में क्या सेम मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, हम सेम मूवमेंट हर सिचुएशन में नहीं कर सकते, बस समझ में आई, हाँ। फिर देखो, therefore such control movement must be connected to a recognition of various event in environment followed by only the correct movement in response, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जितने भी मूवमेंट है उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम में डालना पड़ेगा, ठीक है, और वो सिस्टम बताएगा कि कौन सा मूवमेंट हमें कब करना है, और वो सिस्टम कहाँ है बच्चों, ब्रेन में, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे फीड है, उसको पता है कि कब क्या करवाना है, ठीक है, बस समझ में आई। जैसे तुमने कुछ गलत गड़बड़ करी होगी तो घर पे आते ही सच निकलेगा, मुंह से झूठ निकलेगा, झूठ निकलेगा बचने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन क्या है, अगर तुमने कुछ अच्छा करा होगा तो वहां पे सच नहीं बोलोगे या झूठ बोलोगे, वहां सच बोलोगे, ठीक है। तो दिमाग डिसाइड करता है क्या कब क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, इन अदर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ह्यूमन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सबके पास क्या होगा, एक सिस्टम होगा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को क्या करेगा, मैनेज करेगा या मेंटेन करेगा, ठीक है, हाँ। फिर इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टिश्यूज होंगे जो अलग अलग फंक्शन को करते होंगे, ठीक है। क्या एक मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर सारे टिश्यू सेम हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि मसल टिश्यू का काम क्या है, मूवमेंट करवाना हैंड या लेग की, ठीक है। वही हार्ट के टिश्यू का काम क्या है, हार्ट को थोड़ा बीट करवाना, ठीक है। तो हर मसल का काम अलग अलग होता है और उनसे काम करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है, दिमाग के पास है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी एक तरीके से फैक्ट्री है और हमारे मसल्स, हमारी बाकी सब चीजें क्या है, लेबर है, और वो कंट्रोल करने वाला बॉस कौन है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो ब्रेन है वो क्या करता है, हर एक चीज पे कंट्रोल करता है। तो समझ में आ गया कि हम मूवमेंट कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होता है मूवमेंट, ठीक है, और कब कब कौन कौन से मूवमेंट करते हैं, ये समझ में आ गया। तो मूवमेंट डिपेंड करता है कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं, मूवमेंट इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं, और मूवमेंट हम कब करते हैं, जब हम किसी चेंज, हमारे आसपास कोई चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में हम कोई मूवमेंट करते हैं। क्लियर है, हाँ, ठीक है। अब वो वाली बुक है एक्स्ट्रा बायोलॉजी की, हाँ, हमारे पास थी ना बायोलॉजी बुक, एक मिनट, नहीं है, चलो देखते फिर। अरे क्या लग रहा है, ये कौन सी बुक निकाल ले, ये वो वहां देखियो, वहां पे है, देखियो नीचे नीचे, हाँ, वो बायो की बुक है। क्या हुआ,
तो बच्चों लिखो सबसे पहले मूवमेंट। गतियां हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो it is the response against the changes around changes in the against the changes in the environment। ठीक है, यह प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह के कारण या के कारण से होती है, के कारण से ये प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि मूवमेंट पता चल गया बच्चों। मूवमेंट क्या होता है बच्चों? ये रिस्पांस होता है इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट में। ठीक है, अगल बगल कोई भी चेंज होगा तो उसके खिलाफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखो, मूवमेंट आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय अ सिस्टम। ठीक है, बाय अ सिस्टम। गतियों में नियंत्रण और समन्वय गतियों में समन्वय। हाँ भाई शांत। समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। गतियों को नियंत्रण और समन्वय में रखने का कार्य एक तंत्र का होता है, और यही सिस्टम हमें पढ़ना है। यही सिस्टम क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सिस्टम जो हम पढ़ेंगे जो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है वो है बच्चों हमारा क्या? कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले? नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? और एक नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, तो हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं, दो तंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ठीक है,
हिंदी में बोलते हैं इनको, एक मिनट, एक होता है बच्चों, इसको बोलते हैं परिधि, परिधीय, परिधीय तांत्रिका तंत्र, और एक होता है केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय तांत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये दो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टमों को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। हर एक पार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है बच्चों? नहीं, हर उस पार्ट का नाम क्या होता है जो हर एक पार्ट में क्या कहता है, मैसेजेस को डिलीवर करने का काम कौन करता है? हाँ, नर्वस टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू पढ़ना है हमें? तो सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? नर्वस। ये तो कंट्रोल करने के लिए है, ये कंट्रोल करने के लिए है, बट ये कंट्रोल करेंगे कैसे? ठीक है, ये कंट्रोल करेंगे कैसे? ये मैसेजेस पहुंचाएंगे कैसे? ठीक है, यहां पर मैसेजेस क्रिएट होते हैं, इनमें क्या होता है? मैसेजेस क्रिएट होते हैं, बट पहुंचाने का काम तो किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक जगह बिजली घर है, पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन में पावर बनती है, बट उसको हमारे घर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ग्रिड। ठीक है, जो ये पावर ग्रिड होती है, जो बड़े बड़े टावर से वायर जाती है ना, ये क्या है बच्चों? पावर ग्रिड होता है, जिसकी मदद से क्या होता है? करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करके कहां आता है? हमारे घरों पे आता है ना। तो वो जो करंट का फ्लो हो रहा है जिसके अंदर, वो जो ग्रिड है, हाँ, वही हमारे बॉडी के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या है बच्चों? नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। बस समझ में आ गई? हाँ, ये दोनों क्या है? ये दो अलग अलग सीपीयू हैं हमारे अंदर, दो अलग अलग सीपीयू लगे हुए हैं। ठीक है, एक ज्यादा पावरफुल है, एक थोड़ा कम पावरफुल है। ठीक है, एक की रैम ज्यादा है, दूसरे की रैम थोड़ी कम है। एक प्रोसेसिंग ज्यादा कर पाता है, एक कम कर पाता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये थोड़ा जल्दी बता दिया, बट कोई नहीं। सिस्टम के बारे में बताया ना, इसलिए मैंने बता दिया कौन कौन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, हेडिंग डालो बच्चों, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, तांत्रिका तंत्र, तांत्रिका तंत्र। ठीक है, ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में नर्वस टिश्यू तो पढ़ा था, और नर्वस टिश्यू के बारे में समझा था कि कैसा होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें साइनेप्स होता है, इसमें डेंड्राइट होता है, इसमें सेल बॉडी होता है, इसमें और क्या होता है बच्चों? नर्व एंडिंग होता है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सब चीजें होती है, पढ़ा था ना हमने, डिटेल में पढ़ा था सब कुछ, है ना। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने तब पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है। ठीक है, जो मैसेजेस होते हैं वो जाते कैसे हैं। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम से दूसरे नर्वस सिस्टम, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और सोचो, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के बावजूद कितना फास्ट है कि हम सोचते हैं वो हो जाता है, सोचते हैं और हो जाता है। ठीक है, तो बहुत फास्ट होता है ना। हाँ, दिमाग एक जगह हो तब ना होगा। ठीक है, जैसे हम किसी हॉट चीज पे टच करते हैं, वैसे हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो कितना फास्ट रिएक्शन है, मतलब दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव किया होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया होगा। तो पहले इंफॉर्मेशन गई होगी, टच हाथ से करा है, ठीक है, हाँ, इस उंगली से कहाँ गया होगा? पूरे दिमाग में गया होगा, फिर दिमाग में प्रोसेस हुआ होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर आया होगा। ठीक है, तो कितना फास्ट
ये सिस्टम हमारे अंदर बना हुआ है, जो सेकंड में क्या, सेकंड के 100 पार्ट्स में भी ये काम करता है। मतलब सेकंड को 100 या 1000 बार डिवाइड करेंगे ना, उतने हिस्से में ये काम कर देता है। ठीक है, और बुढ़ापे में यही तो होता है, मतलब जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है, एज ज्यादा होती जाती है, वैसे ये जो रिस्पॉन्स टाइम है हमारा, ये क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, ये जो एक बार मर जाते हैं ना, वो दोबारा मतलब इनमें बहुत एक एज तक ही ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो पाते और उसके बाद ये डेड होने लगते हैं। और जब सारे नर्वस टिश्यू डेड हो जाते हैं तो दिमाग भी हो जाता है, डेड हो जाता है, और इंसान टाटा बाय बाय बोल देता है। ठीक है, तो हाँ तेरे को जिंदा करेंगे ना। ठीक है, चलो देखो बच्चों, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड इट। मतलब जैसे हमने टच करा तो हमें उसको पहले डिटेक्ट करना है कि टच हुआ है, कोई तो गर्म चीज लगी है, फिर हमें उसको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो हाउ डू वी डिटेक्ट ऑल दैट वी आर टचिंग ऑन हॉट ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता चलता है कि हमने किसी गर्म चीज को छुआ है। ठीक है, हाँ, तो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के जो टिप्स होते हैं ना, हाँ, वो इस तरीके से स्पेशलाइज होते हैं कि वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं, वो जैसे टच होता है ना, तो वैसे ही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन। और ये पूरे हमारे हथेली पे, पूरे स्किन पे, पूरी स्किन पे ये नर्व टिश्यू के एंडिंग बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी स्किन क्या है, एक तरह की सेंस ऑर्गन है ना, पढ़ते हैं ना, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, उनमें से स्किन भी है। तो स्किन ऐसी क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, हमारे नर्व एंडिंग खुले हुए हैं। सब में क्या है, हर एक पार्ट में क्या है, नर्व एंडिंग है। तो इसलिए कहीं पे भी टच होता है, थोड़ा सा भी टच होता है, तो हमें एहसास हो जाता है। बस समझ में, अगर धीरे से टच नहीं हो रहा, थोड़ा डंडे से मार के टच करता हूं, देख कितनी जल्दी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे 3-4 पार्ट में। पहले डिटेक्शन कैसे होता है, फिर रिस्पॉन्स कैसे होता है। ठीक है, पहले डिटेक्शन कैसे होता है, फिर रिस्पॉन्स कैसे। तो इसमें पहला टॉपिक क्या डालोगे बच्चों, डिटेक्शन। डिटेक्शन, ठीक है, क्या डालोगे, डिटेक्शन। हाँ, सॉरी, डिटेक्शन की स्पेलिंग है नहीं, डिटेक्शन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पहचानना। लिखो, पहचान, पहचान, जानना, चचानना है, पहचानना। हाँ, जांचना नहीं, पहचानना ही लिखा है उसमें। ये क्या है? पहचानना मतलब कि हमने किसी गर्म चीज को छुआ है, वो पहचानते कैसे हैं। ठीक है, उसमें कौन सी चीजें हेल्प करती है। हाँ, क्या हो रहा है, हाँ, तो लिखो, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन, all the information from our environment, is detected by the specialized tip of some nerve cell। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि हमारे कुछ नर्व सेल होते हैं, उनके जो एंडिंग होती है, उनकी जो टिप होते हैं, वो टिप से हमें पता चलता है कि हमने किसी चीज को छुआ है। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तांत्रिका
कोशिकाओं कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिराओं द्वारा लगाया जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ, समझ में आ गया? डिटेक्शन कहाँ होता है बच्चों? जो नर्व एंडिंग होती है, मतलब कुछ नर्व्स की जो टिप होती है, उस टिप से पता चलता है। ठीक है, जिनको रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, these receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, nose, tongue and so on। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या होता है बच्चों? रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे नोज। ठीक है, इसके आगे एक और चीज ले लो, दे आर नोन एज रिसेप्टर्स। इसके आगे क्या ले लो? दे आर नोन एज रिसेप्टर्स। ये पूरा पॉइंट लिखा है बच्चों, इसके आगे क्या लिखना है? दे आर नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है, हिंदी में क्या लिख दोगे? इन्हें 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 ग्रही प्राय कहते हैं। इन्हें ग्रही प्राय कहते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रही हाँ शांत प्राय कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रही प्राय। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों हमारे रिसेप्टर्स? जहां जहां पे हमारे सेंस ऑर्गन होंगे, कान के अंदर, ठीक है, स्किन में, टंग में, ठीक है, नोज में, हर जगह होते हैं, आईज में। ठीक है, अलग अलग होते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, फिर आगे देखो बच्चों। सो ऑन, सो गैस्ट्री रिसेप्टर विल रिसेप्ट। अब देखो, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होता है? गैस्ट्री। ठीक है, गस्ट्री, गस्टेट्री ऐसे बोलेंगे। रिसेप्टर, और दूसरा है हमारा ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री तो सबको पता होगा, बिल्कुल। चलो शांत रहना, ओए खड़ो। हाँ, ये ऑल फैक्ट्री हमने कहाँ पढ़ा था? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? किस चीज के रिस्पेक्ट में पढ़ा था ऑल फैक्ट्री? लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। वेरी गुड। हाँ देवांशु बताइए कहाँ पढ़ा था भाई? हाँ वेरी गुड, तो बताइए। हाँ शायद नहीं पता। हाँ भाई बताओ भाई, कहाँ पढ़ा था ऑल फैक्ट्री? नहीं पता? हाँ हाँ भाई चलो, नहीं कहाँ पढ़ा था? वैसे तो तूने नहीं पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में था। हाँ बताओ। एसिड बेस, और ये क्या था बच्चों? ये एक तरह का इंडिकेटर था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, अनियन, वेनिला एसेंस, नहीं पढ़ा था? बस होगी तुम्हारी 10th, होगी भाई। और नहीं पढ़ा ही नहीं तूने तो। हाँ गई थी? अच्छा हाँ, तू गांव में जाती है ना, मैं भूल गया था। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे तू, पढ़ाई गांव जा तू जाके। हाँ 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 हाँ, ठीक है, इनको हिंदी में ये बोलते हैं, एक को बोलते हैं बच्चों हाँ संवेदी ग्रही, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या? ग्रहण
ग्रही, ग्रही पढ़ेंगे ना उसको। हाँ, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें जरूरी नहीं है क्योंकि गैस्ट्री में ही आ जाते हैं वो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो लिखवा दूंगा अभी जो जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो गैस्ट्री होते हैं ये क्या करते हैं, ये टेस्ट के लिए काम आते हैं। इसके लिए स्वाद, स्वाद अनुसार अनुभव, ठीक है। और ये स्मेल, खुशबू आनी चाहिए। स्मेल का मतलब बदबू नहीं होता है, गंध, बदबू नहीं कहते हैं। स्मेल, हाँ। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, क्लियर है। हाँ, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। हाँ, अब बात करते हैं रिसेप्टर्स के बाद क्या होता है। अब देखो जो रिसेप्टर्स से जो इंफॉर्मेशन होती है वो अब कहां जाती है बच्चों, वो जाती है हमारे नर्व एंड डेंड्राइट टिप पे। कहां जाती है, डेंड्राइट टिप पे, ठीक है। तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ नर्व, ठीक है, और साथ में आप भी बनाओ, ठीक है, तो उससे एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान। मैं किसी लगाऊंगा लाइक नहीं है क्यों, मैं बना रहा हूँ, दिखेगा नहीं तेरे को। हाँ? क्या भैया बना रहा हूँ सबके लिए, तुझे बुक चाहिए, मैं हिंदी में कहां से लिखूंगा फिर। अच्छा, जैसा बन रहा है ऐसा बना लो। भाई क्या हो रहा है, शांत रहो ना। हाँ, क्या एक एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि ये जो डेंड्राइट होता है ना, मतलब ये इसको बनाने का भी आता है नर्वस टिश्यू का। पिछले साल क्वेश्चन दिया था ना टेस्ट में, मॉक टेस्ट में मैंने। हाँ, हिंदी में लिखो इनको।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, क्या है ये, न्यूरॉन। ठीक है, किसका है, न्यूरॉन। ठीक है, ये नहीं पता होता ना, बहुत मारता है, बहुत मारता है मेरे को। ये हमारा न्यूरॉन, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो अब सुनो, क्या होता है। तो जो ये आपको डेंड्राइट दिख रहा है, हाँ, ये अटैच होता है बच्चों। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसेप्टर से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, कहाँ से एक्वायर की जाती है, ये डेंड्राइट के जो टिप होते हैं इनमें जाती है। ठीक है, ये जो दुर्मिका लिखा है ना, दुर्मिका, ठीक है, मिका है, ठीक है, हाँ, दुर्मिका जो है, ठीक है, इसके जो ये टिप है, ये सारी की सारी जॉइंट होती है, क्या होती है, जॉइंट होती है। और सारी इंफॉर्मेशन यहीं से होती है, कहाँ आती है, इस न्यूरॉन के अंदर आती है, कहाँ आती है, इस न्यूरॉन के अंदर आती है। बस समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या क्रिएट होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी किसमें बदली जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस में, हाँ, चेंज कैसे होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं। ठीक है, इसलिए हाँ, तो ऐसे केमिकल्स होंगे ना, हमारी बॉडी के अंदर भी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये तो प्रेजेंट होता है तो उनकी वजह से आयंस बन जाते हैं। उन आयंस में क्या बन जाता होगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आयंस का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पे भी जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहां पे क्या बनते होंगे बच्चों, आयंस बनते होंगे, और वही आयंस किस फॉर्म में मूव करते होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मूव करते होंगे। बस नहीं, हाँ, तो हाँ भाई देखो, तो ये जो आपके डेंड्राइट के टिप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी जो रिसेप्टर से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे पहुंचती है, वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करता है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो देखो, इतना क्लियर है सबको, हाँ। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ आती है, डेंड्राइट में आती है। डेंड्राइट में आने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, और फिर वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अभी आगे तो सुनो, हाँ, ठीक है। फिर दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। ठीक है, तो यहां पर जो इंपल्स बना वो कहां आएगा, सेल बॉडी में आएगा। कहां आएगा, सेल बॉडी में। ठीक है, तो मतलब इसी डेंड्राइट में ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी होता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी बन जाता है, और फिर वो कहां आता है, सेल बॉडी में आता है। कहां आता है, सेल बॉडी में। ठीक है, एंड देन अलोंग द एक्सॉन इट एंड्स। और फिर ये एक्सॉन, इस पतली सी जो टनल है ना, इस टनल से होता है वो इस नर्व एंडिंग से ये यहां से निकल जाता है, यहां से निकल जाता है। हाँ, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। अरे तो जाएगा कहां फाइनली, ठीक है। तो हम आगे सुनो, हाँ, तो एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, तो जैसे वो एक्सॉन के एंड में आता है, तो ये जो एंडिंग है ना, यहां से क्या होता है, केमिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, और उन फिर केमिकल्स को कौन पकड़ते हैं, ये डेंड्राइट पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं, डेंड्राइट। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं वो पकड़ते हैं, और वो पकड़ के फिर उनसे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और फिर केमिकल रिएक्शन से करके क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनते हैं, फिर उसको ट्रैवल करते हैं। कुछ सेकंड नहीं लगता, सेकंड तो लगता ही नहीं है, सेकंड का 10,000 या 1 लाख पार्ट लगता होगा, इतनी जल्दी होता है। सोचो केमिकल रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, और फिर वो ट्रैवल करता है। ठीक है, इतना फास्ट होता है ये काम। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर जैसे ये आया नर्व एंडिंग में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, वो यहाँ पे जो केमिकल्स है उनको रिलीज करेगा, और वो केमिकल रिलीज होगा, फिर दूसरे डेंड्राइट में जाएगा,
डेंड्राइट में फिर से वही होगा और फिर आगे ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से वो ट्रेवल होता हुआ इस उंगली के टिप से कहां पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। बस नहीं, कहां पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, फिर फिर देखो, तो दिस केमिकल अक्रॉस द क्रॉसेस द गैप अ साइनेप एंड स्टार्ट अ सिमिलर। ठीक है, तो ये जो केमिकल है इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जुड़ा होता है डेंड्राइट। ठीक है, तो इस गैप को क्रॉस करने के बाद वो कहां पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन में, या नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में मतलब नेक्स्ट तांत्रिका कोशिका के दुर्मिका में पहुंच जाते हैं। और फिर दुर्मिका में पहुंचने के बाद फिर से वहां पे अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया से विद्युत बनता है और विद्युत बनने के बाद वो फिर से वो आगे ट्रैवल करता है, आगे यात्रा करता है। बस समझ में आ गई? तो दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया है जिससे हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है या जो नर्व इंपल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल इसी तरीके से करते हैं। स्टिमुलाई के चेंज को बता दो, चेंज इन द सराउंडिंग। ठीक है, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। समझ में आ गया यहां तक? अभी टॉपिक आया नहीं है। कहां प्लांट वाला टॉपिक यहां घुसा रही है तू? मुझे पता है तूने पढ़ लिया होगा, बट फ्लो में चलो ना। अभी तो स्टिमुलाई बोला, आधे बच्चों को पता नहीं कौन सी शब्द आ गए हैं, उनको कंफ्यूज करने का और काम कर रही है तू। ठीक है, तुझे अगर इससे पूछना ना, तुझे बोल भैया डेंड्राइट क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये सब पूछो ना, तब बच्चों को समझ में आएगा। तो 2 टॉपिक बाद का क्वेश्चन पूछेगी तो कैसे समझ में आएगा? और उसको समझाने के चक्कर में मेरा टाइम और वेस्ट होगा, और उसको समझाने के बाद फिर मैं लेक्चर दूंगा, उसमें और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों, अब जो भी चीज मैंने समझाई है, हाउ न्यूरॉन वर्क, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो और फिर लिख लो हाउ नर्वस impulse travel in our body। ठीक है, इन आवर बॉडी हिंदी में लिखे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो शांत बैठी रहे। क्वेश्चन क्या है इसका? किस प्रकार तंत्रिका यात्राएं, तंत्रिका इंपल्स को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्रिका आवेग यात्रा करती है हमारे शरीर में। ठीक है, चलो बच्चों देखो, यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर लिखो। मैं इसका आंसर डिक्टेट करूंगा, फिर आज की क्लास नहीं खत्म करेंगे। ठीक है, लिखो। आज इतना ही, ठीक है। लिखो बच्चों, बोलूं? इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड, इसका आंसर लिख पा रहा हूं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड फ्रॉम द रिसेप्टर्स, इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड
from the receptors, information acquired from the receptors, at the end of 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 dendrite tip, at the end of dendrite tip, at the end of dendrite tip, लिखो लिखो, at the end of dendrite tip, at the end of dendrite tip of a nerve cell, of a nerve cell, of a nerve cell, of a nerve cell, sets of chemical reaction that creates an electrical impulse, that create an electrical impulse, full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, this impulse travel from dendrite to cell body. This impulse travel from the dendrite to the cell body, and then along the axon to its end, full stop, to its end, at the end of next point से, at the end of next point से, at the end of axon, at the end of axon, the electrical impulse sets off the release of some chemical, full stop. Next point, these chemical crosses the gap, these chemical crosses the gap or synapse, हाँ लिखा, synapse, and start a similar electrical impulse, in a dendrite of the next neuron, फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर है किस तरीके से ट्रैवल होता है। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में क्या करके आओ, पूरा कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट, इन प्लांट से पहले जितना है ना वो सारा का सारा पढ़ के आओ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मैं नेक्स्ट हाँ तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट तक पढ़ के आना ना, तुम पढ़ के तो आने के लिए बोल रहा हूँ, तो पढ़ के आना, ठीक है, पढ़ के आना, बस समझ में आ गया। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा वहां तक खत्म करेंगे, और फिर एक क्लास में हम पूरा प्लांट वाला खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी, आज है थर्सडे, कल है सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी पक्का। हाँ बस समझ में आ गई, हाँ क्लियर है यहाँ तक, तो पूरा समझ में आ गया आपको, कोई भी डाउट इसमें। हाँ होमवर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स तक पढ़ के आना है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट तक, पदप में समन्वय तक पढ़ के आना है पूरा का पूरा। बस समझ में आ गई, कोई डाउट? हाँ पक्का,
ठीक है, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।